हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 13 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज का हमारा 14वां लेक्चर रहेगा। 14वें लेक्चर के अंतर्गत आपका चैप्टर 15 और चैप्टर 16 को कवर किया जाएगा। इसमें आपके अभी तक चैप्टर जो 14 तक कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिसमें पहला वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट नहीं किया गया। अभी आपके 1-2 दिन का डिले हो गया, इसमें कुछ इस रीजन के कारण आपका क्लास आ नहीं पाया। अब ये आपका डेली आएगा। जैसे अभी आपका 15 चैप्टर छोटा है, तो इसको साथ में आपका 16वां चैप्टर भी ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से आपका जो भी चैप्टर छोटा रहेगा उसको मर्ज करके दूसरे चैप्टर के साथ आपके जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप देख सकें। क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हुए हैं, 20-21 ही चैप्टर हैं, तो उनको अब 3-4-5 दिन के अंतर्गत आपकी ये परीक्षावाड़ी की जो किताब है वह कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारा जो चैप्टर आता है वह आता है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ये शॉर्ट वे में जाने कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियाँ कितनी है? 0.6% यहाँ पर जनजातियाँ हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले में कौन कौन से आते हैं? रहित जिले के अंतर्गत आता है अयोध्या व जालौन के जिले। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी जो परीक्षावाणी की दूसरी वाली बुक आती है पतली वाली, उसके अंतर्गत ये चैप्टर लिया गया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक एक करके आपको बता दे रहे हैं और उसके बाद आपका डिटेल में बताएंगे। तो इसमें आता है 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले प्रतिशत वाले जिलों में सर्वाधिक में सोनभद्र और सबसे कम में बागपत है। और सर्वप्रथम राज्य की 5 अनुसूचित जनजातियाँ जो थी जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध की गई हैं, वह 1967 में की गई। 1967 में 5 अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी आती हैं। और दूसरी बार राज्य की 10 जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, और वह 2003 में सूचीबद्ध की गई। और 2003 में सूचीबद्ध 10 जनजातियों कौन कौन सी हैं? उसके अंतर्गत आती है पहले नंबर पर गौंड, जिसके अंतर्गत आती है राजगौंड, पठारी, धुरिया, नायक व ओझा मिलती हैं, जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र के अंतर्गत आती हैं। खरवार या खैरवार जो जनजातियाँ हैं वह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में मिलती हैं। सहरिया में ललितपुर में मिलती है। पहरिया जो है सोनभद्र में। बैगा जनजाति सोनभद्र में। पंखा या पनिका जो मिलती है वह सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलती है। अगरिया जनजाति जो है वह सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र और चंदेली में। और भुइया या भुनिया जो मिलती है वह सोनभद्र व चंदेली में मिलती है। चेरो जनजाति जो है वह आपकी सोनभद्र और चंदौली में मिलती है। भुइया और भुनिया जो है वह सोनभद्र में मिलती है। राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में 3 जनजातियां आती है, जिसमें गौड़, फिर खरवार और उसके बाद आती है आपकी थारू जनजातियां। तो ये आपकी 3 जनजातियां हैं जो कि घटते क्रम में है। अब आता है प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय के बारे में, कि ये जो जनजातियाँ हैं वह अपनी किरात वंशीय कहने वाली थारू निवास जिन्हें करते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी आता है। थारू समाज लोग मानते क्या है? हिंदू धर्म को। थारू लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। थारू लोगों की मुख्य खाद्यान्न है चावल। बजहर है जो थारू लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार है। पहले थारू समाज में पाया जाता था, वह कौन से पाया जाता था? मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता था। थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता था और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता था। किसके द्वारा? पुरोहितों के द्वारा। थारू लोगों को दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृत्तिया, महतो व ढहेती जो हैं वह आदि आती हैं, जो वो थारू लोग हैं, जो कि गोत्र से संबंधित है। बुक्सा, भूक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं बिजनौर में। बुक्सा लोगों के संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं और इनकी सबसे पूज्य देवी चामुंडी देवी हैं। और बुक्सा में हिंदुओं के समान मिलता है वर्ण विभाजन। तो ये हिंदुओं के समान इनका वर्ण विभाजन में देखने को मिलता है। अब आता है इनके अंतर्गत कि ये शूरवंशी, जिसमें सूरजवंशी, पटवंदी, दौलतवंदी, खेरी, राउत, मांगती, मोझियाली, गोचूक, अमरिया आदि उपजातियां हैं। किसकी हैं? खरवार की। खरवार हिंदू धर्म को मानते हैं और इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? इनका कर्मा नृत्य आता है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है और यह 2011 की जनगणना के अनुसार
11,34,273 यानी कि 0.6% प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या आपकी सोनभद्र में आती है, जो कि 3,85,018 है, जो कि सबसे अधिक है। और उसमें के बाद बलिया, और सबसे कम जो जिला आता है वह बागपत जिला आता है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद आता है कि राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य आती हैं। और भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1967 में प्रदेश की 5 जनजातियां, जिसमें थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी व राजी को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। और बाद में 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियां, जिसमें गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड, खरवार या खेरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंका या पनिका, अगरिया, पठारी, चेरू, भुइया, भुनिया को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय भी निम्न तरीके से दिया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है, इसके लोग जो हैं वह तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी जिले के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं और इनकी कई उपजातियों में विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का मानना होता है कि ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर बसे हैं, अतः थारू कहलाते हैं। थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं, और पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती दिखाई देती हैं। पारंपरिक थारू पुरुष जो होते हैं वह धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, और जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है। और इनका मुख्य खाद्यान्न पर भोजन चावल है, और इनके अलावा ये दाल, रोटी, दूध, दही तथा मांस मछली भी खाते हैं। थारू जनजाति में पहले संयुक्त व मातृ सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। थारू समाज में विवाह प्रायः बिना दहेज के होता है। विवाह का खर्च प्रायः दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। इसमें विवाह रस्म का संपादन भर्रा या पुरोहित द्वारा कराया जाता है, और जबकि विवाह के अवसर पर विशेष भोज का प्रचलन भी होता है। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके अनेक देवी देवता होते हैं, जो भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। ये लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं और होली के दिनों में एक खूब उल्लास मनाते हैं, और यह पर्व फाल्गुन पूर्णिमा के कई दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, और ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं, और इनके अतिरिक्त दालें, तिलहन, गेहूं, सब्जी की भी खेती करते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय में पशुपालन, लकड़ी कटाई, शिकार, वन्य भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना आदि आता है। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, और जहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। तो ये आती है आपकी थारू जनजाति, जिसके संदर्भ में ये विस्तृत में दिया गया है। फिर आती है दूसरी जनजाति, बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति जो है उसे भोक्सा या बुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है, और कुछ विद्वानों ने तो इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना हुआ है। बुक्सा पुरुषों का कद और आंखें छोटी होती हैं, और उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है, और इनका मुख्य भोजन मछली व चावल होता है। और इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं, और इनके अधिकांश पुरुषों में मद्यपान की आदत होती है, और इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। इनमें से सामाजिक स्त्रीकरण की प्रथा पाई जाती है, जो कि विक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, और इसके बाद क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि आती है। गोत या गोत्र इनके समाज की मूल इकाई होती है, और सभी भेदों के बाद भी ये गांव एक साथ मिलकर रहते हैं, और इनके विवाह का एक अनुबंध मात्र होता है, जो कि पति पत्नी में से कोई भी किसी समय पर भंग कर सकता है। इनके परिवार का स्वरूप हिंदू समाज के समान होता है, तथा अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार है, और साथ ही केंद्रीय परिवार भी हो। अब धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, राम कृष्ण की पूजा करते हैं, और काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, और इनके व्रत व त्योहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है, जो कि समाज में न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में विभाजित होती है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी तखत होता है, मुंसिफ होता है, दरोगा और सिपाही के नाम से जाना जाता है। गांव की पंचायत में 3 स्तर के होते हैं, जिसमें सरपंच, ग्राम पंचायत सभापति और मुखिया होते हैं। और कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिनका दूध भी प्रयोग किया जाता है।
खरवार या खैरवार जनजाति, जो कि प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर जिले में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं और ये अपने को रोहितास से आया हुआ तथा सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल होते हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खरवार कत्थे का प्रयोग भी या फिर खत्ते का व्यापार भी करते हैं। इनकी उपजातियों के अंतर्गत आती हैं ये सूरजवंशी, पटबंधी, दौलतबंधी, खैरी, राउत, मोगती, मोझियाली, गोजू, आर्मिया आदि हैं और ये शरीर से बलिष्ठ व बहादुर होते हैं और इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है और किसी शब्द का उच्चारण खींचकर कर सकते हैं। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और ये लोग जो होते हैं वह बघूस, बंसंती, दूल्हादेव, घमसान, गौरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं से नाग आदि की पूजा भी करते हैं। इन जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं और प्रारंभ में ये लोग जंगलों में शिकार, कृषि, पशुपालन और लकड़ी काटने का काम करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इन क्रियाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इनके कारण इनकी मजबूर होकर इन्होंने भिक्षाटन करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है और कभी कभी इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है जिसके अंतर्गत ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब आता है इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में सॉल्व करते हैं। प्रश्नों के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला आता है वह सोनभद्र आता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपकी सोनभद्र में होती है, मतलब कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी सोनभद्र है और प्रतिशत के आधार पर भी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र आता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है बागपत। और निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी थारू जनजाति आती है। निम्न में से कौन सा सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है खरवार ललितपुर, ऑप्शन बी आता है भूखसा बिजनौर, ऑप्शन सी आता है बैगा बहराइच, ऑप्शन डी आता है थारू बाराबंकी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन बी होगा कि भूखसा जो है वह बिजनौर से संबंधित है, जो कि एक दूसरे से सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश की 10 नई जनजातियों को 2003 में सूचीबद्ध कर दिया गया है। परहिया जनजाति निवास करती है। तो परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है, आपकी सोनभद्र में निवास करती है। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। जो थारू समाज में कैसा परिवार पाया जाता था, पहले मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता था। अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, अगरिया आपकी सोनभद्र में निवास करती है, तो ऑप्शन ए होगा। कर्मा किसका लोक नृत्य है। तो कर्मा जो है वह आपका आता है खरवार जनजाति का लोक नृत्य आता है। निम्न में से प्रदेश में किस जनजाति में बिरादरी पंचायतें पाई जाती है। तो बिरादरी पंचायत जो है वह आपकी बुक्सा जनजाति में पाई जाती है। निम्न में से सही सुमेलित करके बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, जिसमें आता है ऑप्शन ए कि भोटिया बाराबंकी, ऑप्शन बी आता है बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन सी आता है राजी गोरखपुर, ऑप्शन डी आता है थारू बांदा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि यह बुक्सा जो है वह बिजनौर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। तो इसमें से आपकी थारू जनजाति है जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आती है, तो ऑप्शन बी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या जो है वह थारू जनजाति की है। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 2003 में 10 नई अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां बिजनौर जिले में निवास करती हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी बोक्सा जनजाति है वह जो बिजनौर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट आती है कि निम्न जनपदों में से भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भोक्सा जनजाति जो है वह आपकी कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति या थारू जनजाति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर यह बैगा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, ये यहाँ पर सोनभद्र में निवास करती हैं। यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कल्याणकारी योजनाएँ।
जो कि आपका 16वां चैप्टर है। 16वें चैप्टर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आता है SC/ST कल्याण के बारे में। SC/ST कल्याण के संदर्भ में आता है कि प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना को 1955 में की गई थी। 1995 में इसे अलग करके उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी योजना आती हैं जो इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं? जैसे आती है छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों, छात्रावासों की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना, स्पेशल कंपोनेंट योजना आदि इसके अंतर्गत ये प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए SC/ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 23% सीटें आरक्षित हैं और राज्य में विधानसभा में 89 सीटें SC/ST हेतु आरक्षित की गई हैं। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने तथा उन पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामले का तेजी से निस्तारण करने के लिए 40 जिलों में विशेष अदालतों का गठन भी किया गया और समाज कल्याण विभाग के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कि इसकी स्थापना को 25 जून 1976 को किया गया और यह निगम अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य निर्मल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाता है और उनका कार्यान्वित भी करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई और यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है और इस निगम द्वारा संचालित कुछ योजनाएं भी निम्न प्रकार से हैं। पहली योजना आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। यह जो योजना है इसे गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वतः रोजगार की इस बैकबुल योजना का क्रियान्वयन 1980 से 81 में किया जा रहा है। यह योजना 15 लाख रुपए लागत की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं। दूसरी आती है नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना। यह जो योजना है इसे नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने की दुकान निर्माण की लागत मैदानी क्षेत्रों में 78,000 रुपये, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में 82,000 रुपये तथा लवण युक्त मिट्टी वाले क्षेत्रों में 85,000 रुपये की गई है। इसमें 10,000 रुपये अनुदान तथा शेष धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होती है और योजना अंतर्गत लाभार्थी की निजी भूमि 13.32 वर्ग मीटर व्यवसायिक क्षेत्र में होना अनिवार्य होती है। लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अंतर्गत आता है कि इसमें 1 लाख से 2.16 लाख तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 10,000 रुपये अनुदान एवं शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी, जो कि 5 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाती है। कौशल वृद्धि एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत आता है कि प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, टीवी, रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षित योजनाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि 600 रुपये प्रति माह तक वृत्तिका दी जाती है। SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आता है कि प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान की स्थापना को वर्ष जनवरी 1987 में लखनऊ में की गई और यह संस्थान जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। नेक्स्ट आता है कि इसके अंतर्गत की यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना के बारे में, जो कि अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक के वे सभी गरीब छात्राएं जो कि विभाग द्वारा संचालित आश्रम विद्यालयों को नहीं पढ़ती हैं को प्रोत्साहन स्वरूप यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 में शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना के अंतर्गत, जो कि कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण एवं नगरीय मलिन वस्तुओं की छात्राओं के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों को शिक्षा का स्तर उच्च करने हेतु सितंबर 2005 में इस योजना को शुरू किया गया है। कोचिंग योजना, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों IAS, PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 7 कोचिंग केंद्र संचालित किए हुए इन केंद्रों में प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, भोजन, आवास एवं लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है और ये केंद्र
है, जिसमें आती है लखनऊ छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। दूसरा आता है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, जो कि महिलाओं के लिए है सिर्फ। और डॉक्टर अंबेडकर आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र आगरा, डॉक्टर अंबेडकर आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र अलीगढ़, संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र वाराणसी, आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़, पीसीएस जे कोचिंग सेंटर प्रयागराज और विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ आता है। अब आता है बुक बैंक योजना। बुक बैंक योजना जो है वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के 50-50% भागीदारों से एससी एवं एसटी के मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि स्नातक व वाणिज्य आदि में शिक्षा ले रहे बच्चों को महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978 से 1979 से बुक बैंक की योजना चल रही है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना, जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक एवं बालिकाओं हेतु समाज कल्याण विभाग के तहत 94, जिसमें 66 बालक और 28 बालिकाएं हैं, को सर्वोदय विद्यालय संचालित करती है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसका शुभारंभ जो है वह 2004 में किया गया था और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना होता है। आश्रम पद्धति योजना, जो कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बीपीएल बच्चों हेतु कुल 93 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किया गया है, जिसमें 60% अनुसूचित जाति जनजाति, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग और 15% सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएं राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती हैं और उपरोक्त में से 9 विद्यालय केवल SC/ST बालक एवं बालिकाओं हेतु आते हैं। नेक्स्ट योजना आती है पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना। यह योजना जो है इसे 1995 में संचालित किया गया था और यह योजना कक्षा 1 से 10वीं तक के पात्र छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और ऐसे छात्रों के लिए बुक बैंक की योजना के तहत पुस्तकें भी दी जाती हैं और यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है। फिर आती है दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जो यह योजना है इसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस योजना के तहत 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और इसके अलावा दसमोत्तर छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट आती है प्राविधिक शिक्षा, जो कि अनुसूचित जाति के छात्रों के तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु लखनऊ में 2, गोरखपुर में 1 पॉलिटेक्निक संस्थान तथा लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति सप्लान में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 12 IT पॉलिटेक्निकों की स्थापना की जा रही है। अब आता है राजकीय औद्योगिक आस्थान के बारे में, जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 9 जिलों में औद्योगिक आस्थान संचालित किया जा रहा है। छात्रावास के बारे में, जो कि दूर रहकर अध्ययन करने वाले ऐसे छात्रों के लिए आवासीय समस्या के निदान हेतु राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास योजना अंतर्गत कुल 252, जिसमें छात्राओं हेतु 75, छात्रों हेतु 177 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, जो कि एक जनजाति से दूसरी जनजाति में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में इनके विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं संचालित की गई हैं। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौक लखीमपुर, थारू विकास परियोजना बिशनपुर विश्राम बलरामपुर, पुक्सा विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र तथा बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती बहराइच महाराजगंज के अंतर्गत आती है। और अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के तहत इस कार्यक्रम में संविधान के तहत भारतीय जनजातियों के विकास हेतु केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है। अब आता है पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में कि प्रदेश में कुल जनसंख्या के आधे से अधिक यानी कि 54% पिछड़े वर्ग के लोगों की है और 1995 से इस वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रमों का संचालन समाज कल्याण विभाग के अधीन किया गया था और 2 अगस्त 1995 को इसमें कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नाम से एक अलग विभाग की स्थापना भी की गई। आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत इसमें सरकारी सेवाओं, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटें आरक्षित की
गई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मार्च 1993 में स्थापित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से इसकी स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष जो रहे हैं वह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वो इसके अध्यक्ष होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण निर्देशालय के बारे में, जो कि पिछड़े वर्गों के लोगों के शैक्षणिक उत्थान हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व दसम छात्रवृत्ति, दसमोत्तर छात्रवृत्ति, दसमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, कंप्यूटर प्रशिक्षण व छात्रावास आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में अब आती है और अन्य योजनाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम। यह निगम जो है वह पिछड़े वर्गों के चहुमुखी विकास में सहायता करने के लिए इस निगम की स्थापना सितंबर 1989 में की गई। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की चैनलाइजिंग एजेंसी है। निगम द्वारा अपनी योजनाओं को संचालन राष्ट्रीय निगम से ऋण लेकर किया जाता है और इस निगम द्वारा प्रदेश में मार्जिन मनी ऋण योजना, टर्म लोन योजना, महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऋण की 9 स्वर्णिमा योजना, महिला समृद्धि योजना, शिल्प संपदा योजना, सक्षम योजना, सूक्ष्म क्रेडिट योजना तथा कई अन्य शैक्षिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आता है छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है, जो पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना, जो कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से 2005 में यह योजना चलाई जा रही है। छात्रावास निर्माण योजना, जो कि पिछड़े वर्गों के अध्ययन रत छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 2002 से 2003 में छात्रावास निर्माण योजना का प्रारंभ किया गया। अब आता है महिला एवं बाल कल्याण के बारे में, कि प्रदेश में महिला एवं बाल कल्याण विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में सर्वप्रथम 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निर्देशालय की स्थापना की गई है। इसके एक साल बाद 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग की देखरेख में महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक योजनाएं चल रही हैं। समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में, जो कि प्रदेश की परियोजना 1975 में केंद्र की सहायता से 3 विकास खंडों में शुरू की गई हो। वर्तमान में राज्य में बाल विकास निदेशालय के अधीन 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इस परियोजनाओं में औसतन 150 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और 25 केंद्रों की सहायिका होती है। प्रदेश में इस समय कुल 1,89,789 आंगनबाड़ी केंद्र या मिनी केंद्र हैं। इस परियोजना का लाभ 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, 20 से 45 वर्ष तक की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को मिलता है और इस योजना के तहत अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य टीका, शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली पूर्व शिक्षा दी जाती है। अनुपूरक पोषाहार के तहत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलोरी ऊर्जा व 14 ग्राम प्रोटीन वाले एनर्जी डेंस बर्निंग फूड तथा धात्री या गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी ऊर्जा वाले 18 ग्राम प्रोटीन वाले रिच एनर्जी फूड प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलोरी व 15 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। प्रदेश में सभी परियोजनाओं में हॉट कुक्ड फूड योजना भी लागू है। प्रदेश सरकार द्वारा 14 जनवरी 2019 से सभी जिलों में 897 परियोजनाओं में 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं हेतु SAG योजना संचालित है। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के बारे में, जो कि महिला एवं बाल विकास सामूहिक विभाग के अधीन इस निगम की स्थापना 1988 में की गई और निगम द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना, स्वयं सिद्धा योजना, राजीव गांधी नेशनल क्रेच योजना, राष्ट्रीय महिला कोष योजना, प्रियदर्शनी योजना, वृद्ध महिला आश्रम आदि योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है सबरी संकल्प पोषण योजना के बारे में। यह जो योजना है इसे महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु 23 अक्टूबर 2017 को प्रदेश सरकार द्वारा सबरी संकल्प योजना शुरू की गई है। यह योजना प्रदेश के उन 39 जिलों में शुरू की गई है जहां कुपोषण के मरीज सबसे अधिक हैं। इन योजना में चयनित जिलों को कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सीधे उनके खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आती है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना या सबला योजना के बारे में। सबला योजना जो है वह किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किशोरी शक्ति योजना तथा न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स योजना को समन्वित करते हुए 19 नवंबर 2010 से केंद्र सरकार द्वारा देश के 200 जिलों में यह योजना शुरू की गई है।
अप्रैल 2011 से देश के सभी जिलों में जिनमें शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे 11 से 18 वर्ष के बीच के जो किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं उनके पोषण, स्वास्थ्य, बच्चों के पालन, घरेलू प्रबंधन एवं जीवन कौशल संबंधी शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक व थाने आदि के बारे में जानकारी देना है। इस योजना में किशोरियों के अनुपूरक पोषाहार भी दिया जाता है। 2018 में इस योजना के साथ बाल विकास सेवा योजना और किशोरी शक्ति योजना को भी जोड़ लिया गया है। इसके अंतर्गत 3 योजनाओं को मर्ज कर लिया गया। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। यह जो योजना है इसे 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में केंद्र के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल देने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत बालिका के जन्म के समय से लेकर 12वीं या डिप्लोमा तक की 6 अलग अलग चरणों में कुल 25,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई और यह लाभ केवल 2 बेटियों तक ही मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में, जो कि प्रदेश के SC, ST, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 2018 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश से प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये, जिसमें 35,000 नगद, 10,000 रुपये की सामग्री, 6,000 रुपये आयोजन खर्च दिया जाता है और इस योजना के तहत एक साथ कम से कम 10 जोड़े होना अनिवार्य होता है। अब आती है भाग्य लक्ष्मी योजना। यह जो योजना है इसे राज्य के कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने हेतु 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत BPL परिवार में बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपये का विकास फंड और बेटी के कक्षा 6 तक पहुंचने के लिए 3,000 रुपये और कक्षा 8 तक पहुंचने के लिए 5,000 रुपये और कक्षा 10 तक पहुंचने के लिए 7,000 रुपये और कक्षा 12 तक पहुंचने के लिए 8,000 रुपये देने का प्रावधान है। यह योजना केवल 2 बेटियों के जन्म के लिए ही होती है। अब आता है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना के बारे में कि प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार की कन्या विद्याधन योजना की जगह 2017 में मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई राज्य की लगभग 1 लाख मेधावी छात्राओं को 10-10 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने की व्यवस्था है। स्वाधार आश्रय गृह योजना के बारे में, जो कि 2001 से 2002 में शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, जेल से अवमुक्त, वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है तथा भारत सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र स्थापित किए जाना है। अब आता है स्वयं सिद्धा परियोजना के बारे में। यह योजना भी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसे पूर्व में यह योजना इंदिरा महिला योजना के नाम से ICDS के माध्यम से संचालित थी और यह स्वयं सिद्धा के नाम से यह योजना 2002 से 2003 में संचालित है और इस योजना के अंतर्गत समान स्तर की महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण के अभ्यास विकसित किए जाते हैं और ये बचत तथा आंतरिक ऋण में कुशलता प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का स्थानीय बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें समूह की बचत राशि में लगभग 4 गुना का ऋण बैंक द्वारा भी दिया जाता है और इस प्रकार इस ऋण से संबंधित खाते के समूह की महिलाएं अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार की आय सृजक गतिविधियों को आरंभ कर स्वावलंबी बनती हैं। नेक्स्ट आता है राज्य पोषण मिशन, जो कि राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु राज्य पोषण मिशन की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को की गई। वृद्ध महिला आश्रम के बारे में, जो कि अकेली व असहाय महिलाओं के लिए प्रदेश में 17 मंडल मुख्यालयों और 17 वृद्ध आश्रम संचालित किए गए। आशा ज्योति केंद्र, जो कि जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं तथा एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल विकास, अल्प प्रवास, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु 2015 से प्रदेश के जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना की गई तथा हिंसा पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक चिकित्सीय राहत, भरण पोषण या अन्य आर्थिक आवश्यकता है के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास बाल सम्मान योकोष की स्थापित किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में, जो कि कानून की प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निदेशक महिला कल्याण की नियुक्ति की गई और इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा दहेज पीड़ित महिलाओं को अनेक तरह की सहायता दी जाती है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के बारे में, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के 7 मंडल मुख्यालयों में एक उद्धार कल्याणालय है, जो कि उद्धार अधिकारी होता है।
इन कार्यालयों द्वारा समय समय पर पुलिस की सहायता से वेश्यावृत्ति के संभावित स्थानों पर छापे मारकर लिप्त महिलाओं को मुक्त कराया जाता है। राजकीय संरक्षण गृह के बारे में, जो कि अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956 के अंतर्गत जनपद आगरा तथा वाराणसी में वर्ष 1960 से 61 में एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की गई और इन गृहों में वेश्यालयों तथा चकला गृहों आदि में मुक्त कराई गई महिलाओं तथा बालिकाओं के संरक्षण एवं आश्रय प्रदान किया जाता है। आईपीएस एवं अन्य अधिनियम के तहत राज्य में 10 जिला महिला शरणालय हैं। फिर आता है कि राज्य महिला आयोग के बारे में, कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 2004 में के तहत अगस्त 2004 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके समुचित विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना है और इसमें अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, कि बाल अपराधियों, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी के बचपन को संरक्षित करने के उद्देश्य से इनके मामलों की सुनवाई हेतु अलग से न्याय बोर्ड का गठन किया गया और राज्य के प्राय सभी जिलों में बोर्ड का गठन किया गया और बंदी काल में इन जिलों के बजाय संप्रेषण गृहों में रखा जाता है और प्रदेश के बरेली, आगरा, मथुरा, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी आदि 19 जिलों में राजकीय संप्रेषण गृह जो कि किशोर के लिए है, इसे बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद आदि 5 जिलों में राजकीय संप्रेषण गृह स्थापित किए गए। अगस्त 2012 में बाल अपराध संबंधी मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु न्याय बोर्ड के साथ बाल संवाद लोक अदालतें आयोजित की गई हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 2013 में इस आयोग का गठन किया गया। राजकीय बाल गृह के बारे में, जो कि शिशुओं के लिए 5 गृह, 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 10 गृह तथा बालिकाओं के लिए 4 गृह संचालित किए गए। परिवार कल्याण के बारे में, कि भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम 1955 से शुरू किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 1957 में लागू किया गया। 1965 में परिवार नियोजन को अलग कर राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो का गठन किया गया और 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण ब्यूरो और 1995 में इसे अलग कर परिवार कल्याण महानिदेशालय का गठन किया गया। इस महानिदेशालय के माध्यम से राज्य में बाल स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक सेवाएं, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, परिवार कल्याण बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना आदि चलाई जा रही। अब आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण एवं मातृ कल्याण सुविधा हेतु मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी पर, बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक उप केंद्र स्थापित किया गया है और इसमें कुल 15,278 उपकेंद्र होंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिए परिवार कल्याण केंद्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अंतर्गत 1 से 2500, द्वितीय श्रेणी में 2500 से 5000 और तृतीय श्रेणी में 5000 से अधिक आबादी पर ये बनाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में, जो कि लोगों के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित परिवार कल्याण मंत्रालय योजना की शुरुआत को 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के बारे में, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाएं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि आते हैं। मिशन परिवार विकास के बारे में, जो कि 57 जिलों में यह योजना 24 अप्रैल 2017 से चल रही है और इस योजना के तहत परिवार नियोजन हेतु गर्भ निरोधक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के बारे में, जो कि कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 लागू है। आशा के अंतर्गत, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 आबादी पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आशा का चयन किया जाता है। ये समाज या पीड़िता व स्वास्थ्य विभाग के मध्य लिंक वर्कर की तरह कार्य करती हो। एक केस लाने पर इन्हें विभाग की तरफ से कुछ राशि भी दी जाती है। ऊषा के बारे में, जो कि आशा की तर्ज पर 2009 में शहरी क्षेत्रों में ऊषा का चयन किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जो कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं हेतु 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ इस योजना में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है तथा यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से 2 जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है और संस्थागत प्रसव कराने के महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। पारिवारिक
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में, यह योजना जो है वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की 18 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। वृद्ध कल्याण के बारे में कि प्रदेश एवं देश के वृद्धों के सम्मान में 2001 में को वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया है। समाज में वृद्धों की गिरती दशा को देखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2007 में वृद्धों के हितों में माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 में एक कानून बनाया गया। भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रदेश में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के का भरण पोषण कल्याण नियमावली दिनांक 20/2/2014 में प्रकाशित की गई है। इस नियमावली के अनुसार राज्य में प्रत्येक परगने में एक भरण पोषण अधिकरण गठित की व्यवस्था की गई और यह अधिनियमकरण अधिकतम 10,000 रुपये तक के भरण पोषण भत्ता विरोधी पक्षकार को अदा करने का आदेश पारित कर सकेगा। प्रदेश में जिले की एक अपील अधिकरण भी गठित किया गया है, जिसमें भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को अपील कर सकेगा। भरण पोषण अधिकारियों एवं भरण पोषण के अधिकरण विधवा वृद्धाश्रमों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और प्रदेश में सभी जिलों में 150 संवासियों की क्षमता में वृद्धाश्रम स्थापित करा दिए गए हों। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध रह सकते हैं, जिन्हें हर सुविधा दी जाती है। अब आता है वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के बारे में कि केंद्र या प्रदेश सरकार द्वारा पोषित या राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धों को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन त्रैमासिक किस्तों पर दी जाती है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को 800 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। अब आता है असक्त या वृद्ध गृहों की संचालन के बारे में कि प्रदेश में वृद्ध व असक्त पुरुषों के लिए 50 की क्षमता की आवासीय गृह लखनऊ तथा महिलाओं के लिए वाराणसी में एक गृह संचालन किया जा रहा है और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा एवं दैनिक जीवन निर्वहन हेतु भरण पोषण भत्ता दिया जाता है। राजकीय भिक्षु गृहों का संचालन के बारे में कि भिक्षावृत्ति सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से 1975 में प्रदेश सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा में एक भिक्षु गृह, फैजाबाद में 2 भिक्षु गृहों की स्थापना की गई और प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुक की होगी। तो इसके अंतर्गत आता है अन्नपूर्णा योजना के बारे में। यह जो योजना है इसे राज्य सरकार द्वारा 1999 से 2000 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के निराश्रित लोगों को 10 किलो गेहूं प्रतिमाह मिलता है। नेक्स्ट आता है सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी कल्याण के बारे में कि राज्य के पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों व शहीदों के आश्रितों के कल्याण हेतु राज्य सैनिक विभाग या उसके अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास स्थापित किए गए हैं और इस निदेशालय में नीचे जिला कार्यालयों की स्थापना भी की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों या सैनिक पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। कारगिल युद्ध में शहीद प्रदेश में के 98 सैनिकों के विधिक आश्रितों को 7500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है और राज्य में रहने वाले उन सैनिकों जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और अन्य कोई अलंकरण प्राप्त है को राज्य सरकार द्वारा नगद अनुदान तथा 30 वर्षों तक वार्षिकी दी जाती है। जैसे जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र हेतु अनुदान राशि क्रमशः 52 लाख, 31 लाख, 20.8 लाख, 32.5 लाख, 19.5 लाख, 13 लाख रुपये है। जबकि वार्षिकी के तौर पर देखा जाए तो यह 3.12 लाख, 2.37 लाख, 1.37 लाख, 1.56 लाख और 1.30 लाख और 0.65 लाख रुपए प्रदान की जाती है। पूर्व सैनिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में सेवा योजित किया जाता है। जिनका सेवा योजन नहीं हो पाता है उनके लिए कई योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1947 भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 20,176 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और स्वतंत्रता सेनानी को एक सहचर के साथ प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है। राज्य सरकार के चिकित्सालयों में इनकी निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन दी जाती है। सेनानियों की कठिनाइयों के निवारण हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद का गठन 1973 में किया गया है और सेनानियों के दाह संस्कार हेतु 12,000 रुपये अनुदान भी दिए जाते हैं।
निराश्रित सेनानियों के लिए लखनऊ एवं मथुरा में एक सेवा सदन भी स्थापित किया गया और आपातकाल के दौरान कारागार में निरुद्ध रहे उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, निःशुल्क सेवा चिकित्सा व निःशुल्क बस यात्रा की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब आता है दिव्यांग कल्याण के बारे में कि दिव्यांग शब्द की परिभाषा तथा दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को पारित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का भी गठन किया गया है। दिव्यांग की परिभाषा को जाने कि दिव्यांग वह व्यक्ति होता है जो कि किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या था प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम 40% ग्रस्त रहे, उसे दिव्यांग व्यक्ति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल दिव्यांग की जनसंख्या 2.08% है और सर्वाधिक दिव्यांगों वाला जो जिला है वह कानपुर आता है। अब आता है कि दिव्यांगों के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत पहले आती है दिव्यांग भरण पोषण योजना। दिव्यांग भरण पोषण योजना प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का ना तो कोई साधन है ना ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, उनके भरण पोषण हेतु दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है। टॉकिंग ई बुक स्टूडियो की स्थापना के बारे में कि दृष्टिबाधित छात्रों हेतु प्रदेश में प्रथम टॉकिंग बुक स्टूडियो की स्थापना राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय लखनऊ के परिसर में की गई है। ब्रेल प्रेस की स्थापना के बारे में कि प्रदेश में 4 विभागीय दृष्टिबाधित विद्यालय संचालित है, जिसमें ब्रेल लिपि में छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल प्रेस देहरादून के उत्तराखंड में चले जाने के कारण एक नए ब्रेल प्रेस की स्थापना लखनऊ में भी की गई। राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय स्पर्श के बारे में जो कि प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, मेरठ, सहारनपुर में एक कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यालय हैं, जिसमें विद्यालयों में ब्रेल पद्धति से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट योजना आती है राजकीय मूक बधिर विद्यालय के बारे में, जिसे संकेत शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। मूक बधिरों की शिक्षा एवं पुनर्वास के उद्देश्य लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद और गोरखपुर में एक मूक बधिर विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिए जाने के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजकीय अविकसित मस्तिष्क विद्यालय या ममता के बारे में जो कि प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालकों या बालिकाओं के लिए एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ और प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राजकीय आश्रम विद्यालय या प्रयास के बारे में जो कि शारीरिक रूप से आश्रम, मूक बधिर या दृष्टिबाधियों को छोड़कर बालकों के लिए प्रतापगढ़ व लखनऊ में एक विद्यालय संचालित है। कौशल विकास केंद्र के बारे में जो कि शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में एक राजकीय कार्यशाला की स्थापना की गई है। दृष्टिबाधित बेरोजगारी दिव्यांगों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बांदा में एक आश्रित कार्यशाला संचालित की गई है। मूक बधिरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए आगरा में एक कार्यशाला संचालित है। बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत मेरठ तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जिनमें सभी श्रेणी के दिव्यांगों का प्रशिक्षण किया जाता है। दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में जो कि राज्य सरकार द्वारा 2009 में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 50% सीट दिव्यांगों के लिए और निजी क्षेत्र में चित्रकूट में एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। अन्य प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत आता है निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं हेतु बरेली में तथा पुरुषों हेतु गोरखपुर व मेरठ में एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। दृष्टि बाधितार्थ अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में राजकीय दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज स्थापित है। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है और इन्हें कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र की खरीद हेतु अधिकतम 10,000 रुपये तक की एक मुश्त सहायता भी दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के कारण मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक मनोविकास केंद्र
केंद्र की स्थापना की गई है। वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना की गई। प्रदेश की सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्य सेवा के समूहों जिसमें का एवं खा में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण व आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी गई है। 40% से अधिक दिव्यांगों के लोगों के लिए साधारण क्लास के सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर, झांसी, बरेली व गौतम बुद्ध नगर में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा 2009 से 2010 के बीच में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। कुष्ठ ग्रसित लोगों के कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी चलाई जा रही है और कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण योजना चलाई जा रही है। मानसिक मंदित या मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांग जन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किया जा रहा है और दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण हेतु लखनऊ में 3 केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। अब आता है अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में। सरकार द्वारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अल्पसंख्यकों विशेषतर मुस्लिमों की जनसंख्या में 20% या अधिक है को अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है। प्रदेश के 57 विकास खंडों या तहसीलों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंड या तहसील घोषित किया गया। सर्वाधिक यानी कि 50.57% अल्पसंख्यक रामपुर जिले में हो और फिर क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर और औरैया का स्थान आता है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया हुआ है। राज्य सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। अब आता है उत्तर प्रदेश कल्याण एवं वक्फ के बारे में कि अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने और उनका शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिए शासन द्वारा अगस्त 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ नामक एक अलग विभाग का गठन किया गया। अब आता है अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से 1994 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वक्फ विकास निगम लिमिटेड के बारे में कि प्रदेश की सुरक्षा एवं विकास एवं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से 27 अप्रैल 1987 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है कि अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास के बारे में कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की गठन किया गया है, जो कि लखनऊ में 17 नवंबर 1984 को एक कंपनी के रूप में किया गया। निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए टर्मिनल योजना अपनी कर्ज पूंजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। मार्जिन मनी ऋण योजना का संचालन प्रदेश सरकार से ऋण प्राप्त करके किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। अब आता है राज्य हज समिति के बारे में कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से संपन्न कराने के लिए 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सुन्नी या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में इस अधिनियम को 1995 के अंतर्गत 1999 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के बारे में जो कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन आदि के परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना जनवरी 2009 में शुरू की गई। अन्य प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत आता है जिसमें पहला आता है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय कम है और बच्चों के लिए पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। मेडिकल या इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना 2005 से 2006 में चलाई जा रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA या विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु योजना 2007-08 से संचालित है। मुस्लिम समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक
स्थिति का अध्ययन करने और समुदाय के पात्र लोगों को उन्हें प्रदत्त सुविधाओं के अधिकारों दिलाने के लिए 2007 से 8 में लखनऊ मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना या छात्रावास योजना चलाई जा रही है। लखनऊ में एक भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अरबी फारसी भाषाओं के विकास के लिए अरबी फारसी मदरसा विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसमें 1 करोड़ की लागत से 2000 रुपये की गई है। 18 दिसंबर 2008 को राज्य सरकार द्वारा अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। निर्धन या निराश्रित अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना संचालित की गई है। अब आता है खेल एवं युवा कल्याण के बारे में कि प्रदेश में युवा कल्याण के क्षेत्र में पहला कदम 1947 में उठाया गया। इसके बाद प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया। इसके बाद 1948 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 माध्यम से प्रांतीय रक्षक दल को कानूनी दर्जा देते हुए इसकी भूमिका एवं उद्देश्यों का पुष्टिकरण किया गया। 1971 में प्रांतीय रक्षक दल का नाम बदलकर प्रादेशिक विकास दल कर दिया गया। खेलकूद व्यायामशालाओं एवं शारीरिक संवर्धन के अन्य मामलों के निर्वहन एवं प्रदेश में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में युवा आंदोलन संगठन की स्थापना की गई तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवकों के संगठन के युवक मंगल दल बनने लगे हैं। प्रदेश में खेल विभाग एवं खेल निदेशालय की स्थापना 1974 में उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद अधिनियम कर दिया गया। सरकारी सेवाओं में 2% सीटें खिलाड़ियों को दिए जाने की व्यवस्था है। लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्मण या रानी लक्ष्मीबाई नामक खेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 3,11,000 रुपये की नगद धनराशि तथा रानी या लक्ष्मण लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, जो कि प्रदेश में खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान पर प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह एक एकल एवं टीम गेम्स में अलग अलग दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, जो कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता या राष्ट्रीय खेल में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग अलग प्रदान किया जाता है। विवेकानंद यूथ अवार्ड के बारे में, जो कि प्रदेश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवक एवं महिला मंगल दल को शासन स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पर इसे पुरस्कृत किया जाता है। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान या पाइका के बारे में, जो कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना जो कि 2008 से 2009 में लागू की गई का उद्देश्य परंपरागत खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं बच्चों के रुझान विकसित किया जाना है और 1 अप्रैल 2016 से यह योजना खेलो इंडिया नाम से संचालित की गई है और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की अवस्थापनाओं का सृजन किया जा रहा है। युवक या मंगल दलों के प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्राम पंचायतों में युवक तथा महिला दलों का गठन किया जाता है। इन दलों को ग्रामीण खेलकूद, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, अल्प बचत, प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान एवं भारत सरकार द्वारा तथा प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है। युवाओं को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए यह संगठन अत्यंत उपयोगी है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा इन दलों की स्वैच्छिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें आता है नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा नीति 2016 के बारे में कि राज्य में 14 से 35 वर्ष की लगभग 39% युवाओं को राष्ट्रीय मूल्यों की वाहक बनाने, उनकी एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना बलवती करने तथा सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने, जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 8 सितंबर 2016 को पहली बार राज्य युवा नीति 2016 प्रख्यापित की गई है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं के कौशल विकास कर उन्हें रोजगार हेतु दक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बारे में, जो कि कम पढ़े लिखे 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार पाने के योग्य बनाने हेतु उत्तर प्रदेश में जुलाई 2013 में इनकी शुरुआत की गई। श्रमिक कल्याण के बारे में कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के हित लाभ उपलब्ध कराने, सेवा शर्तों को विनियमित किए जाने, सुरक्षित व स्वार्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराए जाने तथा सुनिश्चित वित्तीय लाभ सहित न्यूनतम वेतन व समय से उनका भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य में श्रम आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में लगे मजदूरों का समय समय पर न्यूनतम मजदूरी नियत किया जाता रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गोरखपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण है। श्रम संबंधी मामले की सुनवाई हेतु राज्य में 16 जिलों में कुल 20 श्रम न्यायालय हैं और कानपुर में 4 व गाजियाबाद में 2 न्यायालय आते हैं। औद्योगिक विवादों के लिए प्रयागराज में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है और इसके अधीन 5 लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गोरखपुर न्यायाधिकरण आता है। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिक कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश भवन
एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या श्रम विभाग द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की गई हैं, जबकि शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, बालिका मदद योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता, दुर्घटना सहायता योजना, इस तरीके की ये प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं। भारत सरकार द्वारा 1976 में पारित किए गए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अनुसार प्रदेश में बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति कर दी गई और बंधित श्रमिक की गिरवी रखी हुई जायदाद को भी मुक्त कराने की घोषणा कर दी गई है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 50% केंद्र पोषित योजनाएं भी चलाई जा रही है। बाल श्रम की समाप्ति बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 16 व्यवसायों एवं 65 प्रतिक्रियाओं के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों को नियोजन पूर्णतः वर्जित है। महिला श्रमिकों के 1961 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पास किया गया और प्रथम के अंतर्गत महिलाओं के सवेतन प्रसूति अवकाश का प्रावधान, जबकि द्वितीय के अंतर्गत लिंग के आधार पर वेतन में विभेद न करने का प्रावधान आता है। कारखाना अधिनियम 1948, बीड़ी और सिगार कर्मकार रोजगार शर्तें अधिनियम 1966 व मोटर कर्मकार परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत भी बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित होता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनिमय अधिनियम 1996 तथा सापृष्ट भवन एवं अन्य सन्निर्माण नियमावली 2009 के अंतर्गत भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने का कार्य निर्देशक कार्यालय कारखाना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत, जो कि प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत बाल श्रम बाहुल्य 6 जनपदों सहारनपुर, मिर्जापुर, खुर्जा या बुलंदशहर, संत रविदास नगर या भदोही, वाराणसी, आजमगढ़ में बाल श्रमिकों हेतु 200 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कुल 160 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। राजकीय श्रम हितकारी केंद्र के बारे में कि श्रमिकों एवं उनके परिजनों को चिकित्सा, खेल कूद श्रमिकों तथा चिकित्सा, खेल कूद, मनोरंजन, सिलाई कढ़ाई आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारी केंद्रों की स्थापना की गई है। सचल पालना योजना, जो कि प्रदेश में श्रमिक महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु निजी संस्थाओं के माध्यम से सचल पालना योजना चलाई जा रही। अंशदायी पेंशन योजना, जो कि राज्य में यह योजना मई 2009 में लागू की गई थी और इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन व महंगाई के योग 10% के बराबर अंशदान किए जाने तथा उसी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया। शिशु हित लाभ योजना, जो कि पंजीकृत मजदूर के घर बेटी के जन्म पर 12,000 और बेटी के जन्म पर 10,000 रुपये सालाना पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाता है। मातृत्व हित लाभ योजना, जो कि पंजीकृत महिला मजदूर श्रमिकों को प्रसव पर 12,000 रुपये दिए जाते हैं और यह धनराशि 2 किस्तों में मिलती है और 2 बच्चों को दी जाती है। बालिका मदद योजना, जो कि पंजीकृत मजदूर के घर बेटी के जन्म पर एक मुश्त 20,000 रुपये की मदद की जाती है और इसके तहत बेटी के जन्म होने पर 1 साल के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन अनिवार्य होता है। अक्षमता पेंशन योजना, जो कि पंजीकृत मजदूर के कार्य के दौरान विकलांग होने पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन जीवन पर्यंत देने की व्यवस्था है। दुर्घटना सहायता योजना, जो कि पंजीकृत मजदूर की मृत्यु पर 5 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये की मदद की जाती है। श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना, जो कि 2015 में शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना, जो कि मई 2015 में शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसे सर्वप्रथम 1952 में कानपुर में शुरू किया गया और यह योजना विद्युत से चलने वाले कम से कम 10 कर्मचारी वाले कारखानों में लागू है और यह योजना कामगारों और उनके सेवा योजकों के स्थान पर निर्भर होती है। यह योजना राज्य के 37 ऐसे जिलों में संचालित है जहां उद्योगों की बहुलता है। बीमांकित श्रमिकों व उनके परिवारों को इनके तहत चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में, जो कि राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं बाजार भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने व कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना 1965 में की गई। रोजगार कार्यालय के बारे में कि प्रदेश के ऐसे कार्यालयों की स्थापना, जो कि 1945 में शुरू की गई थी। वर्तमान में कुल 111 सेवा योजन कार्यालय स्थापित हैं और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगार परिपक्वता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के कुल एम्प्लॉयमेंट कार्यालयों में 57 जिला सेवा योजन कार्यालय, 18 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और 1 व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय सेवा योजन कार्यालय, 16 सेवा योजन कार्यालय दिव्यांगों हेतु और 1
अन्य नगरीय सेवा योजन कार्यालय और 13 विश्वविद्यालय सेवा योजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 11 पंजीयन केंद्र। अन्य कल्याण कार्यक्रम के बारे में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह प्रदेश में पूरे 1 मार्च 2016 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 श्रेणी में लाभार्थी प्रावधान थे, जिसमें अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थ आते हैं। अंत्योदय श्रेणी में लोगों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल, खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी को प्रतिमाह 5 किलोग्राम, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। फिर आता है ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना के बारे में, जो कि पूर्वांचल के 6 जिलों जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ एवं बलिया आता है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में यह योजना मार्च अप्रैल 2007 में की गई और इस योजना के तहत इन जिलों में कुल मिलाकर 500 बैंक खोले गए। प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े हुए और प्रत्येक लाभार्थी में 1 वर्ष में 100 किलोग्राम तक खाद्यान्न ऋण के रूप में ले सकता है और जिसे 1 वर्ष के भीतर लौटाना होता है। और 13 और जिलों में इस प्रकार के बैंक खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जो कि 1 अप्रैल 2018 से प्रदेश सरकार की पूर्व सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की गई है। और यह योजना केवल उन विधवा, दिव्यांग या वृद्धों के लिए है जिनके पास आय के कोई साधन नहीं हो। और इस योजना में पेंशन राशि, जो कि 1000 रुपये प्रति माह, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल क्षेत्र विकास समनिधि के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 से 99 में प्रारंभ की गई और वर्तमान में इस योजना में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्य विधायक दोनों सदनों के दिशा निर्देशों से कराए जाते हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र को संतुलित विकास करते हुए जनता के विभिन्न कार्यों में तात्कालिक मांग की पूर्ति करना होता है। तो इस तरीके से ये आपकी कल्याणकारी योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों के जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आपकी विस्तृत व्याख्या रही। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान स्थित है, तो यह आपका कहाँ पर है? वाराणसी में है। प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो यह आपकी लखनऊ में की गई। नेक्स्ट आता है कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए हैं? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी आता है 50%। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया है, तो इसका गठन कब किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो आपका गठन है इसे 2013 में किया गया। निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होगा इस पर। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? तो सबरी संकल्प जो योजना है जिसे महिलाओं एवं बच्चों के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है, इस योजना को 2017 से 2018 के बीच चलाया जा रहा है। दृष्टिबाधित श्रमिकों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह प्रेस को लखनऊ में स्थापित किया गया। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं? तो इनको 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आता है कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस जिले के अंतर्गत है? तो आपका रामपुर में अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए आता है मनरेगा, ऑप्शन बी सबला, ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी आता है JL नेहरू ने RE के बारे में। तो आपको बताना है कौन सा होगा, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा जो कि गंगा एक्सप्रेस वे है, वह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट आता है SC या ST अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, तो यह अधिनियम कब बना था? 1990 में, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है, तो इस आयोग को कब गठित किया गया? 1993 में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आता है समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रति माह 1000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत आता है आपका 1 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना में संचालित है, तो इसके अंतर्गत समेकित बाल विकास में 1975 से संचालित है। प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया है, प्रांतीय रक्षक दल का गठन 1947 में किया गया है। निम्न में से किसी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपका धारू को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। वंदे मातरम योजना संबंधित है, तो वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो यह आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है।
यहाँ पर आज की क्लास के अंतर्गत आपके 2 लेक्चर खत्म होते हैं, मतलब कि 2 चैप्टर खत्म होते हैं। एक 15 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में 17, 18, 19, 20 मतलब कि आपकी ये जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आपका पहला चैप्टर रिसाइकल करके उसको कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपका 4-5 दिनों के अंतर्गत आपकी ये परीक्षावाड़ी की जो किताब है वह फिनिश हो जाए और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो लाए जाए। नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम के बेसिस पे और भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। धन्यवाद।